छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 9 प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको बताया था। अब हम आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले हैं। गुप्त और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हर्ष साम्राज्य के बारे में और इस जो पाठ है इसके पूरे प्रश्न उत्तरों के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य का पूरा समयानुक्रम और प्रमुख शासकों के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से राजा हुए। तो हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। श्री घटोत्कच, चंद्र शमुराज और चंद्र कुमार स्कंद। आपको ये 3 शब्द में इसको याद कर लेना है कि श्री घटोत्कच, चंद्र शमुराज और चंद्र कुमार स्कंद। श्री मतलब श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। घटोत्कच द्वितीय राजा थे और उसके बाद में चंद्र मतलब चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे महाराजा धीराज की भी उपाधि दी गई है। उसी प्रकार से आता है शमु मतलब कि समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियो कहलाता है समुद्रगुप्त। और राम मतलब कि समुद्रगुप्त हो गया, राम मतलब रामगुप्त हो गया। और चंद्र कुमार स्कंद मतलब चंद्र मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, और कुम्हार मतलब कुम्हारगुप्त, और स्कंद मतलब स्कंदगुप्त। इस प्रकार से जो विशिष्ट राजा थे उनके बारे में आपको इनका राजाओं के नाम दिए गए हैं और इसी प्रकार से इनका कालक्रम भी दिया गया है। तो देखिए कि श्रीगुप्त का समय 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक रहा शासनकाल। उसके बाद में घटोत्कच का 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक रहा। फिर चंद्रगुप्त, जिन्हें चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी, तो 319 से 335 तक का शासनकाल था। फिर आता है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियो कहा गया है, तो 335 से 375 ईस्वी तक इनका शासन रहा। फिर आता रामगुप्त 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहलाए, जिनको 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक का शासन रहा। और कुम्हारगुप्त 413 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा। और स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक का शासन रहा। इस प्रकार से ये गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे और उनका समयानुक्रम इस प्रकार से गुप्त वंश हुआ। अब देखते हैं हम गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। उसके बाद में घटोत्कच आए। घटोत्कच ने 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक राज्य किया। फिर आते हैं चंद्रगुप्त घटोत्कच के उपरांत उसके प्रथम पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली और चंद्रगुप्त के लिए महाराजा धीराज की उपाधि बोली गई है। चंद्रगुप्त का विवाह लच्छी राजकुमारी कुम्हार देवी से हुआ था। जो लच्छवी राजकुमारी है कुमार देवी के साथ हुआ था। इसी समय गुप्त संवत का प्रचलन हुआ और उसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाली, अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो गुप्त संवत किसके शासनकाल में चला? तो चंद्रगुप्त प्रथम के। गुप्त संवत कब चला? तो चंद्रगुप्त प्रथम के। अब आते हैं समुद्रगुप्त एक महान प्रतापी राजा थे और उन्होंने एक विजय अभियान चलाया था। तो इसीलिए एक प्रश्न भी आता है कि समुद्रगुप्त की विजय अभियान का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। गुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने पिता से प्राप्त साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तृत कर भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान में उत्तरी भारत के 9 शक्तिशाली गणराज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने मध्य भारत के 18 आटविक राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसके उपरांत उसने दक्षिणापथ अभियान में दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त कर उन राजाओं को राज्य पुनः लौटा दिया। इन राज्यों द्वारा गुप्त शासकों की वार्षिक दर दिया गया और आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त की विजय से सीमांत राज्य और
गणराज्य भयभीत हो गए और उन्होंने बिना युद्ध के समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। विजय उपरांत उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की। उसकी विजयों का उल्लेख हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभलेख से मिलते हैं। वे इलाहाबाद में स्थित है। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में हमें इस प्रश्न का उत्तर भी नोट करना है और समुद्रगुप्त के बारे में लिखना है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में विजय अभियान चालू किया। दक्षिणापथ में 12 राज्य और मध्य भारत में 18 आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और इस प्रकार से उन्होंने विजय अभियान प्रारंभ करवाया, जो कि एक नक्शे के माध्यम से भी दिख रहा है कि इन्होंने किस किस जगह पर विजय अभियान अपना प्रारंभ किया है। जैसे समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत का विजय अभियान, तो ये गुप्त साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य के सीमाएं हो गई। अब इसी के अनुसार देखते हैं, समुद्रगुप्त एक महान सेनानायक और कुशल राजनेता और अजय योद्धा थे और प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियो कहा है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियो किसने कहा था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। और कुछ भारतीय इतिहासकारों द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियो की तुलना में अधिक महान और व्यवहारिक कहा जाता है। क्योंकि समुद्रगुप्त ने अनेक विजय प्राप्त की एवं विजित प्रदेशों को साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया और न ही उसने उन राज्यों पर अपनी इच्छा थोपने का प्रयास किया जिस उसने मात्र भेंट अथवा कर देकर उन शासकों को स्वतंत्र किंतु मित्र रूप में रहने दिया। समुद्रगुप्त ने अपने उत्तराधिकारियों को एक संगठित और विस्तृत राज्य प्रदान किया जहां शांति थी, समृद्धि थी और संपन्नता थी। उसने चारों ओर पराजित किंतु मित्रवत शासक थे। देश में सांस्कृतिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण था। उसके शासनकाल में कला, साहित्य और व्यापार, व्यवसाय और संगीत, धर्म क्षेत्र में उन्नति हुई। संक्षेप में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर था। गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म से संबंधित दशावतार प्रतिमाओं का आकलन किया जाता है। इस प्रकार से समुद्रगुप्त एक महान शासक थे और उन्होंने अपना विजय अभियान चलाया था जिसके द्वारा पूरे उत्तर और दक्षिण सभी राज्यों को अपने राज्यों में जीत हासिल की थी और फिर बाद में उन राज्यों को स्वतंत्र छोड़ दिया और उनके द्वारा कर लिया जाने लगा। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, जिनको विक्रमादित्य की भी उपाधि दी गई है। अपने पिता समुद्रगुप्त से प्राप्त साम्राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित बनाया। एक प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित वैवाहिक संबंध एवं राजनीतिक महत्व को लिखो। तो चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंध के आधार पर राजनीतिक महत्व किस प्रकार से है? तो चंद्रगुप्त ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। उसने दोनों राजवंशों में मित्रता हुई। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया और इस संबंध से चंद्रगुप्त को शकों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ और शकों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता मिली। यह विवाह संबंध राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और कंदम वंश की राजकन्या का विवाह भी गुप्त वंश से हुआ। इस विवाह संबंध द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय का यश दक्षिण भारत में तक फैल गया। इस प्रकार से वैवाहिक संबंध हो गया। ये प्रश्न लघु उत्तरीय के प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है जो आपको उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। इसी प्रकार देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख उपलब्धि शक पर विजय थी और शकों पर अधिकार के परिणाम स्वरूप पश्चिमी मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र और काड़ियावाड़ के प्रदेश गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गए। गुप्तों की पश्चिमी सीमा अरब सागर तक पहुंच गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य उपाधि का उल्लेख मिलता है। यह एक कुशल नीतिकार तथा चंद्रगुप्त द्वितीय महान विजेता तथा कुशल प्रशासन के साथ साथ विद्या अनुरागी, प्रज्ञा वत्सल और विद्वानों पर आश्रयदाता था। उसके दरबार में नवरत्नों में संस्कृत के कवि कालिदास सर्वोपरि थे और चंद्रगुप्त के काल में विज्ञान, स्थापत्य और मूर्तिकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। चीनी यात्री फाहियान ईशी के शासन काल में भारत आए थे। वर्ष 405 से 411 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में तात्कालिक भारतीय राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है।
फिर आते हैं चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य उज्जैन के न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की और नवीन संवत प्रारंभ किया, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में विक्रम संवत मान्य है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा से नवीन संवत जो प्रारंभ होता है उसे विक्रम संवत कहा जाता है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। फिर आते हैं कुम्हारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुम्हारगुप्त हुआ। उसने पूर्वजों से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखा। शांति, स्थिरता, सुव्यवस्था के कारण गुप्त साम्राज्य इस समय वैभव के चरम शिखर पर था। फिर आता है स्कंदगुप्त। तो कुम्हारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठे। उन्होंने, एक क्वेश्चन आता है कि हूणों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया, तो स्कंदगुप्त ने बचाया। उसने पश्चिमोत्तर सीमाओं और प्रदेशों का महत्व समझा और उसने उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध किया। उसके पश्चात पूर्व कुमारगुप्त और बुद्धगुप्त और वैश्यगुप्त, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त अन्य भी शासक हुए। तो ये गुप्त वंश के इतने शासक हुए। फिर हम देखते हैं कि गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन करो या उसकी विशेषताएं। ये लघु उत्तरीय के 5वें के प्रश्न का उत्तर भी है। तो गुप्त काल की शासन व्यवस्था देखिए, केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में देखिए, केंद्र में राजा रहेगा, मंत्री परिषद रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे, न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था। और प्रांतीय में भुक्ति, प्रदेश और विष, और स्थानीय में नगर और ग्राम। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में चल रही उसी वैसे ही प्राचीन समय की भी राजनीतिक व्यवस्था थी। अब देखते राजनीतिक व्यवस्था में इसके व्यवस्था का विशेषताएं। मौर्य शासकों की भांति गुप्त राजाओं के ने भी लोक कल्याण को प्रशासन का मूल आधार माना। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य की अंतिम सत्ता उसी के हाथ में थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद और अन्य पदाधिकारी होते थे। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर होता था, उसे भाग कहते थे। यह सामान्यतः उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य 3 भागों में विभाजित था, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय शासन। गुप्त शासकों का ध्येय जन कल्याण था। इस हेतु उन्होंने औषधालय, चिकित्सालय, धर्मशालाएं, पाठशालाएं, सड़कें, विश्राम गृह आदि बनवाए। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, देखिए इसके मुख्य कारण ये है कि महान शासकों का युग था, शांति व्यवस्था का युग था, राजनीतिक एकता का युग था, आर्थिक समृद्धि का युग था और कलात्मक उन्नति का था, साहित्यिक उन्नति का था, वैज्ञानिक प्रगति का था और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। अब इसका वर्णन देखिए कि गुप्त काल में भारत के चहुमुखी उन्नति हुई और इसी कारण से गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे महान राजा हुए और शासकों ने प्रजा के कल्याण का पूर्ण ध्यान दिया, शांति सुव्यवस्था बनाए रखी। प्रत्येक शासक भारत को एक राजनीतिक इकाई में संगठित करने हेतु प्रयत्नशील रहा। सर्वत्र आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई, फलतः कला साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस युग में वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और वैज्ञानिक हुए। आर्यभट्ट ने सौर्य सिद्धांत एवं चंद्र और सूर्य ग्रहण होने का कारण बताया। यह भी बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अपने निश्चित पथ पर करती है। उन्हीं आर्यभट्टी नामक ग्रंथ की रचना की। इसी के बाद शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली का आविष्कार और मुगल काल के प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिष विद्या में निपुण इस काल में गणित व ज्योतिष के अतिरिक्त साहित्य और चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला, भौतिक शास्त्र, धातु विज्ञान और आदि खगोलीय घटनाओं का ज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस कारण से इसे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये आपको ये प्रश्न का उत्तर है और ये क्वेश्चन का आंसर IMP आपको तैयार भी करना है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल का पतन किस प्रकार से हुआ होगा। तो गुप्त काल का पतन, स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में योग्य शासक नहीं थे। वे आंतरिक विद्रोहों
और विदेशी आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ थे। हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक क्षति पहुंची और उत्तराधिकारी का नियम निश्चित न होने से आपसी संघर्ष बढ़ गया, जिससे सत्ता पक्ष कमजोर हुआ और परवर्ती हुणों के समय में आर्थिक स्थिति दुर्बल होती चली गई और प्रांतीय पति की महत्वाकांक्षा गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बनी और सामंतों को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त करना भी गुप्तों के पतन का कारण बना। इस प्रकार से गुप्त वंश हुआ। तो जितने प्रश्नों के उत्तर आपको बताए गए हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर लीजिए और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हुए अपनी तैयारियां जारी रखिए। धन्यवाद। इसके बाद में हम आपको हर्ष साम्राज्य के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे।